Hello viewers, a very good evening to all of you. I hope you are ready with your bio revision and doubts also. So first of all, I am going to start with assertion reasoning type questions in which first option is both A and R are true. Second is both A and R are false. Third is A is true or is false and D is A is false and R is true. So यहाँ convenience के लिए you can just tell me in the form of true or false only. तो आप true और false के form में मुझे बता सकते हैं. So next starting with questions. First is cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasm. So this is the assertion. If you are not giving the answers, then I need to give them. So this is true. And next is reason. Mitosis helps the cell to restore the nucleocytoplasmic ratio. This is again true. So like I am giving you example कि इसमें both are true. So this is option number A. So option number A is both A and R are true. Next is DNA synthesis occurs in G1 and G2 phases of the cell cycle. तो आपने देखा होगा G1 और G2 में तो आपके पास RNA का काम होता है, DNA synthesis सिर्फ हमारी S phase के साथ रिलेटेड है. So that is why this statement is false. And reason is during G1 and G2 phase the DNA content become double. ये भी statement true नहीं है, तो both are false. तो like both are false, तो it means आपका option number B both A and R are false. Now next is second chapter genetics. From genetics, the sex of a child is determined by the mother. ये assertion हो गया हमारे पास. And the reason is chromosome number of humans is 46. तो like इसमें D option is correct है because A हमारे पास false है. Sex of a child is determined by mother. No, because mother ने तो हमेशा ही XX देना है. तो एक्स वाई फादर कैन गिव. तो सेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फादर पे कर रहा है. तो लाइक फर्स्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? ए इज ट्रू एंड आर इज सॉरी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. तो ए फॉल्स हो जाएगा और आर ट्रू हो जाएगा. तो इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. नेक्स्ट इज मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. तो ये आपको पता ही है, ट्रू है. साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट इज पाइसम सोमनीफेरम यहाँ पर गिवन है. तो हमें पता है पाइसम सेटिवम होता है यहाँ सोमनीफेरम. इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो लाइक हमारा असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है. तो इफ असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स देन दिस इज ऑप्शन नंबर सी. हम उसमें से ABCD में से ही चूज करके आंसर देंगे. यहाँ कन्वीनियंस के लिए आप मुझे ट्रू फॉल्स बता सकते हो लाइक यू आर ऑलरेडी गिविंग आंसर्स. वेरी गुड. सो मैंने क्योंकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाई हूँ, डेट इज़ वाई आई एम शेयरिंग विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इनिशियल स्टेज ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें, क्योंकि आपको पता है सर्शन रीजनिंग का आना है, हमें सेक्शन ए में ही आएगा, तो हम एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर में से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक नेक्स्ट इज इफ द फ्लोएम ऑफ ए ट्विग इज रिमूव्ड कीपिंग द जाइलम इंटैक्ट द लीव्स ऑफ ए ट्विग विल्ट. ट्विग के लीव्स कब विल्ट करते हैं? जब हम फ्लोएम रिमूव करते हैं या जाइलम. तो यहाँ पर हमने जाइलम को इंटैक्ट रखा है तो लीव्स विल्ट नहीं करेंगे. इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट इज फ्लोएम कंडक्ट्स फूड इन प्लांट्स. और ये हमें पता है कि ये ट्रू है. तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास फॉल्स और ट्रू वाला कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू. इट मीन्स हमारे पास ये ऑप्शन आ गया सी. आप पूछ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए आपको सारी ग्लैंड से सेक्रीट होने वाले हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं. हार्मोन्स के साथ एसोसिएटेड डिजीजेस की अगर उनकी हाइपोसेक्रेशन हो रही है या हाइपर सेक्रेशन हो रही है तो हाउ विच टाइप ऑफ डिजीज इज एसोसिएटेड विद दिस थिंग. कि अगर हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट होगा आपको पता ही है और फिर कम होगा तब भी. और इसके अलावा इसका एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है कि अगर हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है तो वो उसको स्लो करने को कहेगा और अगर कम सेक्रेट हो रहा है तो उसको ज़्यादा करने को कहेगा. तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी इस चैप्टर में थोड़ा सा पूछा जा सकता है. बाकी आपको टेबल्स भी
अगर आप कर लोगे इस चैप्टर के, क्योंकि अब तो बहुत टाइम नहीं है आपके पास, तो टेबल में से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अदर देन डैट कुछ रीजंस भी आ सकते हैं, जैसे आपने देखा हुआ है कि आयोडीन डिफिशियंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। थोड़े बहुत और रीजंस भी इस चैप्टर से रिलेटेड है कि थर्स्टी फील होता है समर में, विंटर में यूरिनेशन, इस तरह के कुछ रीजंस आ सकते हैं आपके पास। अदरवाइज एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा बहुत अच्छा सा चैप्टर है। आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेंगे, ट्रॉपिक हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटेम और कॉर्पस कैलोसम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ सकता है पेपर में भी, डिफरेंस में भी, या किसी भी फॉर्म में। तो कॉर्पस कैलोसम आप कहाँ पढ़ते हैं? जब आप ब्रेन के दो सेरिब्रम हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और कॉर्पस ल्यूटम वर्ड कहाँ से बना है? जब हम ल्यूटियल फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारा 15 to 28 डेज का फेज आता है, उसमें आपके पास येलो मास फ्लूइड जो आता है, उसकी वजह से यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटम फेज आती है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल आपको देना है। डेट कितनी है अब ये भी मेरे को बताना है बेटा, कैसी चीजें लिखते हो, फिर गलत बात है ना ये। मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूं और फिर आपको पढ़ना नहीं है, तो आप बाकियों को डिस्टर्ब मत करो प्लीज। नेगेटिव फीडबैक हार्मोन्स का यही है बेटा, यही लाइन ही आपको लिखनी है कि जो हार्मोन्स होते हैं इस केस में नेगेटिव फीडबैक होता है। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनमें से मैक्सिमम ज़्यादातर सब में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही होता है, जिसके लिए सिर्फ आप एक लाइन भी लिख दोगे कि इफ टू मच देन स्लो डाउन। तो बॉडी ऐसी कमांड देती है कि इफ टू मच हार्मोन इज सेक्रेटेड, तो बॉडी को कहेगी कि स्लो डाउन, एंड इफ टू लिटिल तो उसको कहेगी कि स्पीड अप। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है। दिस काइंड ऑफ ऑर्डरिंग फॉर द अपोजिट थिंग इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। वाई? टू रिस्टोर द नॉर्मल स्टेट। बॉडी की नॉर्मल स्टेट को वापस लाने के लिए हार्मोन का सही क्वांटिटी में सेक्रेट होना जरूरी है। दैट इज वाई। अब इसमें हमारा TSH लेवल या जो भी आपके पास एग्जांपल्स है, ये सारी नेगेटिव की हैं। फीडबैक मैकेनिज्म में पॉजिटिव हमारी बॉडी में सिर्फ तब होता है जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है। तो जब पेन्स हो रही होती है उस समय जो कमांड होती है वो पॉजिटिव आ रही होती है। जब तक फुल डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उस समय जो कॉन्ट्रैक्शंस, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, उनकी कमांड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एक एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर टोटल। और बाकी सारी जितने भी आप हार्मोन से रिलेटेड पढ़ रहे हो ये सारी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। बट मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से कवर होंगे वो हैं फुल फॉर्म्स, जो आपको इनके TSH, FSH इनके फुल फॉर्म्स देने हैं। इसके अलावा कौन से हार्मोन्स कौन सी ग्लैंड सेक्रीट कर रही है, लाइक एंटीरियर पिट्यूटरी है तो हार्मोन्स कौन से सेक्रीट हो रहे हैं, GH हो रहा है। अब GH की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, ओवर सेक्रीशन से क्या हो रहा है, डॉर्फिज्म हो रहा है, जिडेंटिज्म हो रहा है। अगर हम एक्रोमेगेली वर्ड यूज कर रहे हैं तो ओनली इन एडल्ट्स के लिए आएगा। तो ओवर सेक्रीशन अगर GH की एडल्ट्स में जाकर हो जाएगी तो एक्रोमेगेली होगा, अगर चाइल्डहुड में हो जाएगा तो जिडेंटिज्म होगा। तो ये थोड़े थोड़े वर्ड्स आपने याद करते जाने हैं। TSH को थायराइड को एक्टिवेट करता है और थायरोक्सिन सेक्रीट करने में हेल्प करता है, वो भी इसी का एंटीरियर पिट्यूटरी का ही है। तो सिर्फ आपको थोड़ा सा इस चैप्टर को गो थ्रू करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ACTH भी है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स भी हैं, ये सारे इसके साथ हैं। अगर पोस्टीरियर की बात करेंगे तो हमारा सबसे मेन इसमें आता है ADH और दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन। तो आपको इस तरह से सारे तरह के हार्मोन्स के लिए एक एक पढ़ के रखना है कि ज्यादा से क्या होगा और कम से क्या होगा। सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, बायो का पेपर तो हाँ इसके लिए आप PYQs कर सकते हो। मैंने आपको बाकी पेपर्स में कभी एनकरेज नहीं किया, लेकिन बायो में आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर से काफी सारे क्वेश्चंस बायो के पेपर में रिपीट होते हैं, इस चीज के लिए मैं डिनाई नहीं करूंगी। जो सच है उसके लिए गलत नहीं है, आप PYQs करिए। ड्रॉ डायग्राम में आपके पास कौन कौन से डायग्राम्स आ सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से आ सकते हैं आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, मतलब आपका तो बुक का सेकंड है, क्रोमोसोम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, मिटोसिस की फेजेस 100% ही आ सकती हैं। कोई ना कोई फेज हो, मेटा या प्रो या एना, और उसको लर्न करने के लिए मैंने आपको वर्ड दिया हुआ है IP मैट। I is interphase, P is prophase, M is metaphase, A is anaphase and T is telophase. I, P, मैट आप सीक्वेंस याद करोगे, कोई एक फेज में भी वो आपको ड्रॉ करके दे देगा, वो उसकी पिछली या अगली सक्सीडिंग या प्रीसीडिंग आपको बोलेगा ड्रॉ करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए। तो आपको इसमें से भी एक डायग्राम, क्योंकि आपका सेक्शन भी का ज्यादातर फर्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से होता है, तो आपको ये डायग्राम प्रैक्टिस करनी है।
इसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे तो रूट्स रिलेटेड डायग्राम है जिसमें ज़्यादातर लेबलिंग आती है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है जो बहुत बार आया हुआ है, तो क्लोरोप्लास्ट के लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई भी और सिंपल डायग्राम आपको इस चैप्टर में स्ट्रोमेटा का दिख सकता है, तो स्ट्रोमेटा के बारे में आ सकता है कि वो ओपन है या क्लोज है और क्यों है, क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में, इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको ड्रॉ करने के लिए भी बोला जा सकता है। इसके अलावा हम और आगे जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इसमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो ज़्यादातर नहीं होता है, इसमें एपरेटस से रिलेटेड आपका जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादातर यहीं से कवर किया जाता है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रूट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। तो यही टॉपिक ज़्यादातर आपके एक्सपेरिमेंट बेस्ड में आ जाते हैं, जिसमें कंट्रोल सेटअप दिया होगा और ये दिया होगा। और कंट्रोल सेटअप और इसमें दो एक्सपेरिमेंट हमारे बुक में बिल्कुल सेम है, जिसमें टेस्ट ट्यूब में एक ट्विग है जो अलाइव है, लेकिन उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक में रूट्स होंगी और एक में रूट्स नहीं होंगी। तो जिस टेस्ट ट्यूब में रूट्स है इट मीन्स उसका एम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, और जिसमें रूट्स नहीं है सिर्फ आपको ट्विग दिखाई है वो ट्रांसपिरेशन के लिए है। दोनों में तो अच्छे से आइडेंटिफाई करना। वैसे भी मैंने बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ ये डिस्कस किया है कि अगर आप एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट को गलत आइडेंटिफाई कर दोगे तो उसके आगे का एसोसिएटेड क्वेश्चन चाहे वो 3 मार्कर होगा या 4 मार्कर होगा, आपको उसमें पूरा 0 मिल जाएगा। इसीलिए कभी भी एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट गलत नहीं करना, क्योंकि एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट गलत करने का मतलब सारे मार्क्स लूज करना है। वैसे तो अभी तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बट अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन के ऐसे एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में, तो यू जस्ट लीव दैट फर्स्ट पार्ट, और अगर वो कंपल्सरी सेक्शन में तो अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, तो बाकी के पार्ट्स अटेम्प्ट कर दो, ए पार्ट को छोड़ दो जिसमें आपको एम अगर डाउटफुल हो तो। अगर डाउट नहीं है, अच्छे से किया है, अभी भी टाइम है, कर लीजिए तो आप अच्छे से कर पाएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन इज नॉट गिवन इन द बायोलॉजी स्पेसिमेन। हाँ, अब इसके लिए मेरे पास थोड़ा सा डाउटफुल सा आंसर है। अगर मान लो उसमें नहीं आया तो क्या पेपर में नहीं आएगा, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी की है। हाँ, उस पर मैं पूरे नहीं बना पाई हूँ, अभी भी मैं आपके साथ और कुछ क्वेश्चन शेयर करने के लिए रेडी हूँ, बट उसको छोड़ने के लिए तो मैं नहीं कहूँगी। सेक्शन बी में वो क्यों नहीं पूछ सकते कि किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन बता दो, या एपिडर्मिस क्या है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दो, क्या फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का, क्या फंक्शन है, या इन ऑर्गन्स के क्या फंक्शन है, क्या लोकेशन है, क्यों नहीं पूछ सकते। स्पेसिफिक पेपर का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो एग्जैक्टली पूरा वही कॉपी कर देगा। फिलिप्स आए हैं, फिल इन द ब्लैंक का एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है वहां पर फिलअप वो 2 नंबर में देके 2 नंबर के 3 नंबर के आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेगा, फिर आप क्या कहोगे कि स्पेसिफिक में नहीं था इसलिए हमने किया ही नहीं है। इस चीज के साथ मैं एग्री नहीं करूंगी बेटा, मैं आपको गलत नहीं वो बता सकती हूँ। पेपर डिफिकल्ट होगा के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब तक तो आप इतनी बायो की तैयारी कर चुके हो, जितने भी मैंने सेशंस लिए अपने स्टूडेंट्स के, इतने फर्स्ट क्लास आंसर्स आ रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को पेपर टफ लगेगा। लेकिन हाँ, एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चंस आपको ऐसे जरूर देगा जिससे आपको इनिशियल स्टेज में ऐसा लगेगा कि ओ ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ गया या क्या पूछ लिया। कोई बात नहीं है, फॉर द टाइमिंग उन 2 पार्ट्स को छोड़ के बाकी पेपर को अटेम्प्ट कर लो। बाद में जब पूरा पेपर आप सॉल्व कर लेंगे उसके बाद कम बैक टू द सेम पार्ट एंड देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व दैट पार्ट ऑल्सो, क्योंकि तब तक आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बाकी पेपर का बर्डन आपके दिमाग से हट चुका होगा। तो आप ये चीजें कर सकते हैं। अब इसके अलावा एब्रीविएशंस की वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। एब्रीविएशंस आपके साथ बहुत सारे चैप्टर्स में से आ सकते हैं, इसलिए मेन तो यही है जो अभी आप ग्लैंड्स का ही कर रहे हो। ग्लैंड्स में से बहुत सारी एब्रीविएशंस हैं आपके पास, ये तो करने ही है आपने, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। NADP, NADPH इस तरह से भी इस चैप्टर से भी आ सकता है, फोटोसिंथेसिस से। और लास्ट में आपका भारत BS4 नॉर्म, जो मैंने आपके साथ अभी वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इंडिया का अभी लेटेस्ट नॉर्म चल रहा है, और BS का भी 6 नॉर्म तक हमारे पास आ चुका हुआ है। तो भारत का ये वाला जो नॉर्म है फुल स्पेलिंग के साथ आपने करना है, लास्ट चैप्टर पोल्यूशन में दिया हुआ है आपकी बुक में, आप वहां से कर सकते हैं। मैथ्स पेपर हार्ड था। अब देखो, मैथ्स पेपर की बात कर रहे हो, जो हो गया वो हम चेंज कर सकते हैं क्या? नथिंग इज इन अवर हैंड्स। हमारे हाथ में क्या है? जो आगे आने वाला है। हमेशा फ्यूचर हमारे हाथ में होता है, पास तो अब जा चुका। मैथ्स से पहले मैथ्स की तैयारी करते तो मैथ्स का पेपर इतना मुश्किल नहीं लगता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ओपिनियन में मैथ्स का पेपर बहुत टफ नहीं था। मैं बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स के टोटल आपको एग्रीगेट बता रही हूँ रिव्यू, तो सबके लिए मुश्किल नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है जो मैथ्स को बहुत लाइटली लेते हैं कि हमें फॉर्मूला आ गया तो हमें क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं होता, आपने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए आपको मुश्किल लगा। अभी आप आगे चलिए, अब इसमें कीजिए। थ्रोम्बोकाइनेज क्यों नहीं आ सकता?
थ्रोम्बोकाइनेज आपको कहाँ पे पूछा है बताओ, ब्लड क्लॉटिंग की जब बात करिए तो इनिशिएट ही वहां से होगा। थ्रोम्बोकाइनेज, स्टुअर्ट फैक्टर, एक्स फैक्टर, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सारे एक ही नाम है, वहीं से इनिशिएट होती है हमारी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस। तो आ सकते हैं आई का क्रॉस सेक्शनल व्यू आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो आपको मेन पार्ट्स लेबल करने होंगे, या फिर ज़्यादातर तो हमें जितने भी ह्यूमन ऑर्गन्स हैं इसमें से सिर्फ स्पर्म बनाने के लिए आया है या मेल्फिगियन कैप्सूल ड्रॉ करने के लिए आया है। मैं आपको बता रही थी, आपने मुझे बीच में डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हम चैप्टर वाइज चल रहे थे कि कौन कौन से डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, जिसमें मेल्फिगियन कैप्सूल आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, स्पर्म आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ओवम आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, बिकॉज दिस आर वेरी सिंपल वन। आई का सेक्शनल व्यू अगर आ जाएगा तो क्या मुश्किल है, आप सबसे पहले कंजक्टिवा बनाइए, कॉर्निया बनाइए, स्क्लेरा और उसकी लेयर बना दीजिए, जिस जिस लेयर के साथ वो एसोसिएटेड टर्म है वो लिखते जाएंगे, 3 लेयर बना देंगे, आगे का बनाते जाएंगे। प्यूपिल हो गया, पहले ब्लूथ में फ्लूइड दिखा दीजिए, फिर लेंस, आइरिस हो गया, लेंस हो गया, विट्रस चैम्बर हो गया, रेटिना, येलो स्पॉट, रेटिना और ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व। क्या उसमें दिक्कत क्या है, आपको लाइन वाइज लेना है, कुछ इतना नहीं है कि आप बना नहीं पाएंगे। उसने आपको आई के डायग्राम के कोई सुंदरता के नंबर नहीं देने हैं, लेबलिंग के नंबर देने हैं। अगर आ भी गया तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप डायग्राम में लेबल पार्ट पेन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेंसिल शार्पन है तो पेंसिल से भी कर सकते हो, और बहुत श्योर हो तभी पेन से करना, नहीं तो पेंसिल ही बहुत है। पनेट स्क्वायर बहुत ईजी है, पनेट स्क्वायर बनाओ, क्यों नहीं आ सकता, इससे क्वेश्चन आएगा पनेट स्क्वायर से। और मेन है जेनोटाइप और फेनोटाइपिक रेशियो गलत नहीं लिखना। जब हम मोनो हाइब्रिड रेशियो की बात कर रहे हैं तो फेनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। जेनोटाइपिक फेनोमीन जो हमें दिखाई दे रहा है, तो 3:1 केसेस में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि उसके जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही सामने आया। 3 केसेस में डोमिनेंट कैरेक्टर ही आया, चाहे 1:2:1 उसका जेनोटाइप हो जाएगा। तो जेनोटाइप में 1 मीन्स उसमें होमो है, 2 मीन्स वो हेटेरो है, और फिर 1 मतलब लास्ट में वो होमो के साथ रिसेसिव है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड की बात करेंगे तो जेनोटाइप तो सिलेबस में ही नहीं है। फेनोटाइप के लिए आपको क्या करना है, 9:3:3:1, यानी 9/16 हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, फिर 3/16 हमारा एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाला आएगा, क्योंकि डाईहाइब्रिड रेशियो में हम 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं। देन अगेन 3:16 में हमारा दूसरा रिसेसिव वाला और एक डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आएगा, और लास्ट 1/16 में हमारा दोनों रिसेसिव वाला कैरेक्टर आएगा। जो भी कैरेक्टर दिया जाएगा वही आपने वहां पर एक्सप्लेन करना है, कुछ अलग नहीं करना है। सर्कुलेटरी स्किप बिल्कुल करना नहीं चाहिए। सर्कुलेटरी तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर्कुलेटरी को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आप इस तरह से कर सकते हो, और मैंने आपके साथ सर्कुलेटरी की एक छोटी सी वीडियो भी शेयर की हुई है सिर्फ सर्कुलेटरी चैप्टर के ऊपर, जिसमें डायग्राम और मैंने एक सर्किट बनाया था स्कूल में, उसके साथ लाइट्स के साथ मैंने वो सर्कुलेटरी सिस्टम आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। चैनल पे सर्च करोगे तो आपके पास आ जाएगा, बट अदरवाइज आपको दोनों साइकिल्स दिखाने हैं, पल्मोनरी साइकिल और सिमेट्रिक साइकिल। तो पल्मोनरी साइकिल आप दिखाओगे तो कहाँ से आ जाएगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जा रही है, लंग्स उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर पल्मोनरी वॉल्व आ रहा है, और पल्मोनरी वॉल्व जो है वो उसको लेफ्ट एट्रियम को दे रहा है। लेफ्ट एट्रियम उसको बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में देगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको ऑर्टा में देगा। इससे इतना सिंपल और क्या बताएं। और फिर ऑर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीडेटेड ब्लड जाएगा, और वेना कावा डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर जाएगी। और वेना कावा 2 होती हैं, ऊपर वाली सुपीरियर और नीचे वाली इंफीरियर, और वेना कावा वो ब्लड लेकर के हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल में दे देगी। लेफ्ट ऑरिकल फिर राइट ट्राइकस्पिड वॉल्व से 32 से ये याद रखना है, राइट में हमारा ये राइट है, तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है 32, इधर ट्राई इधर बाई, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही इजी डायग्राम है, इसमें कुछ भी नहीं करना। आपके वाले डायग्राम का सिंपल वर्जन है, आपको समझाने के लिए इस तरह से आप समझ सकते हो। वेना कावा जो ऊपर से आ रही है वो सुपीरियर होगी, जो नीचे से आएगी वो इंफीरियर हो जाएगी, और फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से दोबारा से यहीं दे देगी। तो हमारे 2 साइकिल हो गए। जो लॉन्गर वाला साइकिल आ जाएगा आपको पता ही, और ये पल्मोनरी साइकिल हो गया। तो दोनों साइकिल हमारे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा है। इसको बहुत ईजी करके आप समझ सकते हो। सर्कुलेटरी सर्च करो, एक ही वीडियो है, बायो के बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो नहीं है, लेक्चर वीडियो बहुत छोटी सी 5 to 7 मिनट्स की होगी, जिसमें मैंने डायग्राम बना के पूरा समझाया है आपको आपके चैप्टर के अकॉर्डिंगली। हाँ, थ्रोम्बोकाइनेज है। थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ जब इंजर्ड पार्ट कोई इंजरी हुई है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो गया, तो थ्रोम्बिन बन गया। लेकिन बीच में कैल्शियम को मत भूलना, कैल्शियम आयन का आना, या फिर अगर वो आपको एंजाइम बोल देगा या मिनरल बोल देगा तो विटामिन के का नाम भी आपने लिखना है यहाँ पर। तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, जो एक्टिव होकर थ्रोम्बिन बन गया।
थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में दोबारा से कैल्शियम मिलेगा तो फिब्रिनोजिन पहले इनसॉल्युबल, मतलब उसके अंदर घुल गया था ना, सॉल्युबल था, फिर उसने फिब्रिन बना दिया, तो फिब्रिन का जो थ्रेड बनेगा वो आपका क्लॉट बना देगा। तो इस सीक्वेंस को आप इस तरह से याद कर सकते हो, और ये आपको करना भी है। मैसेज में जिसने लिखना है तो थोड़ा सा गलत लिखा है, फिब्रिन बाद में आएगा, फिर क्लॉट बन जाएगा। जो मैश आ जाती है उसको हम फिब्रिन नहीं बोलते हैं। तो पनेट स्क्वायर आपने बहुत इजी उसमें बना लेने हैं। आपको जो 4 वाले, मतलब जो हम डाई हाइब्रिड रेशो के लिए बनाते हैं, वो वाला पनेट स्क्वायर बनाने के लिए ज़्यादातर अभी तक मैंने कभी देखा नहीं है, बट अगर आ भी जाएगा तो 2 ट्रेड्स लेने हैं। तो आपको कोई भी जैसे लेना है कि टॉल है और येलो है, तो आप टॉल और येलो का जो फर्स्ट जनरेशन लोगे, F1 जनरेशन में टॉल येलो का टी और वाई बन जाएगा, तो इसी को आपने खोलना है और आपके पास पनेट स्क्वायर बन जाएगा। तो डाई हाइब्रिड में भी बना सकते हो, और मोनो हाइब्रिड में तो बहुत ही ईजी है। मोनो हाइब्रिड में तो आपने एक ट्रेट लेना है, एक टॉल और एक ये ड्वार्फ के लिए हो गया, फिर एक टॉल और एक ड्वार्फ के लिए हो गया। अब इसको बस आप करो, आपके पास टॉल यहाँ से लेते जाओ, जो आ रहा है आपके पास, आपके वही रेशो आएगा जो मैंने अभी बताया है। फेनोटाइप में क्या हो जाएगा, 3:1, और जेनोटाइप में 1:2:1। कम से कम रेशो तो लिख ही सकते हो अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो। हाँ, डायग्राम में आप पार्ट्स लेबल कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पेन भी कर सकते हो अगर आप टोटली श्योर हो कि हमें वही सही लिख रहे हैं। वैसे डायग्राम्स बायो में पेंसिल से होने चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन होती है। क्या प्रॉब्लम है आपको पेंसिल से डायग्राम बनाने में? पेंसिल से ही डायग्राम्स आइडियली होने चाहिए। पनेट स्क्वायर मैंने बता दिया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बायो में वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट क्योंकि बायो का पेपर थोड़ा छोटा होता है, इतना लेंदी नहीं होता है। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर होल पेपर, सेक्शन ए सेक्शन बी का बेस्ट 4 आप कर चुके हो, स्टिल यू आर लेफ्ट विद टाइम एंड यू आर डाउटफुल इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, देन you can attempt extra question also in case of bio. Your best 4 will be checked by teacher. बट आप उनके चक्कर में अपना जो बेस्ट 4 है वो गलत मत कर देना, इसीलिए मैं ये इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा के लिए नहीं देती हूँ। मैथ्स में भी इसीलिए आपको मैंने बार बार मना किया था। सारे चैप्टर्स पे फोकस करना है। ये ह्यूमन एनाटॉमी 45 मार्क्स का आता है। ह्यूमन एनाटॉमी मिला करके पूरा यूनिट 45 मार्क्स का है, तो मैं कैसे कह दूं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। लास्ट वाले तीनों चैप्टर्स 15 मार्क्स के हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आज नहीं 6-7 महीने पहले आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप मार्क के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वेरी तो होगी। अब फिल इन द ब्लैंक्स वो जिस चैप्टर से उठा लेंगे उस चैप्टर के ऑटोमेटिकली 5 नंबर बढ़ गए, तो वो तो है ही है, उसमें तो कुछ नहीं कोई भी कर सकता। पेपर इजी होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है पूरे साल, तो पेपर डेफिनेटली विल बी गोइंग टू बी इजी फॉर बायो एटलीस्ट। डाई हाइब्रिड के लिए फेनोटाइपिक है हमारे में, जेनोटाइपिक है ही नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने पहले ही आपके साथ अभी सबसे पहले उसी के साथ टॉपिक डिस्कस किए हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूरा ग्लैंड्स के टेबल लर्न कर लो, टेबल में लर्न कर लो कौन कौन से हार्मोन की सेक्रेशन से हाइपोसेक्रेशन, हाइपर सेक्रेशन और कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा ही, बताया तो मैंने आपको। क्लोरोप्लास्ट, स्पर्म, ओवम, माइटोसिस फेजेस हो गया, मेल्फिगियन कैप्सूल, ये सब में से कोई ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर है ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। न्यूक्लियोटाइड का जिसमें हम फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और ये बनाएंगे, वो भी डायग्राम आपको आ सकता है ड्रॉ करने के लिए। ह्यूमन एवोल्यूशन में डार्विन और लेमार्क दोनों की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन एवोल्यूशन इज मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एक एग्जाम्पल यहाँ पर मौत का दिया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ह्यूमन एवोल्यूशन। इसके अलावा तो आपको बाकी सारे जो नाम याद करने हैं किसके बाद कौन सा है वो तो करना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ भी मना नहीं कर सकती हूँ। NADPH का फुल फॉर्म बताओ, आप बताओ। NADP की पता है? निकोटिनामाइन डाइफॉस्फेट। NADP से ही तो H ऐड करके ही तो हमने बनाया ना NADPH, इसीलिए। टिप्स के लिए पुरानी वीडियोस को आप रेफर कर सकते हो, अभी बोलते टाइम मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं आएगा। सेमी सर्कुलर कैनल का डायग्राम 100% आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फंक्शंस इनके कर लेंगे तभी हमारे लिए अच्छा रहेगा, फंक्शंस जरूर कीजिए। सेमी सर्कुलर कैनल में तीनों 90 डिग्री के एंगल पे आपने दिखाना है, फिर एम्पुला का पार्ट भी दिखाना है, और तीनों का क्या क्या नीचे सेक्युलस, यूट्रिकुलस जो हमारे पास आता है, वेस्टिब्यूल, वो पोर्शन भी दिखाना है। ये पूरा दिखाओगे आप। मिडल ईयर का पार्ट मैंने पनेट स्क्वायर का ही तो बताया भाई। देखो इसमें हमें एक करेक्टर लेना है जो टॉल है, जो हमें डोमिनेंट दिया हुआ है। एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। जब हमने एक डोमिनेंट लिया, कोई भी एक मैंने सबसे सिंपल इसलिए लिया कि वो सबको आ जाएगा। जैसे कि टॉल और ड्वार्फ के लिए है, तो हमारे पास करेक्टर क्या हो गया, टॉल और ड्वार्फ।
तो डॉफ के लिए हमने ये ले लिया, टॉल के लिए डोमिनेंट कैरेक्टर ले लिया, ये रिसेसिव हो गया। जब इनके F1 जनरेशन बनाएंगे तो हमारे पास यही आएगा, F1 जनरेशन में टी और टी, तो यही हमारे पास F1 जनरेशन में तो सिर्फ यही आ जाएगा। जब F2 की बात करेंगे तो हम इधर लेंगे टी, इधर भी यही लिखेंगे और इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास पहले बार में दोनों टी मतलब डोमिनेंट टॉल है। फिर ये क्या हो गया, हेट्रो है, हेट्रोजाइगोस लेकिन ये टॉल है। फिर सेकंड में भी हेट्रो है लेकिन ये टॉल दिखेगा हमें, और लास्ट वाला रिसेसिव है। तो इसका जेनोटाइपिक बोलेंगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, जेनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1 मीन्स 1 टॉल है, 2 हेट्रो है लेकिन टॉल ही है, और 1 रिसेसिव है। और फेनोटाइपिक रेशियो बोलेंगे तो 3:1। फेनोटाइपल मतलब जो हमारे को ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर में दिखाई दे रहा है, तो ऑब्जर्वेबल में हमें दिखने में तो 3 बार टॉल दिख रहा है और 1 बार डॉफ दिख रहा है। तो इससे इस तरह का कोई भी ट्रेट आपको बनाने के लिए आ सकता है। 16 वाला पनेट स्क्वायर मैंने कभी देखा नहीं है, बट अगर आ जाएगा उसमें भी सेम यही रहेगा। आप इसी चीज को, क्योंकि उसमें 2 हम ले रहे हैं, तो जैसे हमने टॉल और येलो फ्लावर ले लिया, फिर ये हमारे पास ड्वार्फ आ गया और ग्रीन फ्लावर आ गया, तो आप इसी तरह से इसको यहाँ पर लेंगे, चारों कैरेक्टर्स को लेते जाएंगे, 4 इधर और 4 इधर, अपने आप आपके पास 16 स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो 16 के अंदर आपने इसको शो कर देना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके बिना आज तक कोई पेपर नहीं बना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। सेमी सर्कुलर कैनल का डायग्राम ड्रॉ कर लो भाई, बहुत इजी है, बुक में बना हुआ है, मैं आपको शो कर देती हूँ। सेमी सर्कुलर कैनल में आपको सिर्फ इतना डायग्राम मेन करके दिखाना है, ये तीनों कैनल्स आपको क्लियरली दिखानी है, बस तीनों कैनल्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इसके अलावा यहाँ पर इनका ब्रॉडन पार्ट एम्पुला आ जाएगा। आपकी बुक में बना हुआ है डायग्राम, आप वहाँ से निकाल के देख सकते हो। आप एक बार में इसके लिए क्या लोगे, टी वाई के लिए आप एक बार के लिए ऊपर मेन डोमिनेंट, दोनों का डोमिनेंट ले लोगे, तो दोनों का डोमिनेंट ले लिया तो टी और वाई हो गया, फिर एक का डोमिनेंट और दूसरे का रिसेसिव, फिर एक का रिसेसिव दूसरे का डोमिनेंट, और फिर यहाँ पर दोनों का रिसेसिव, इस तरह से लेना है आपने, बस इतना याद रखना है। इस साइड में भी, वर्टिकल साइड में भी आप सेम लोगे, बोथ आर डोमिनेंट, then one is dominant, other is recessive, then one is recessive, other is dominant, then both are recessive। तो इनका पनेट स्क्वायर ऐसे बनाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 9:3:3:1 का रेशियो आएगा। बस लेते जाना है आपने, दोनों टी दोनों वाई, ऐसे कोई सा भी यहाँ से और यहाँ से सिर्फ रीड करना है, टी वाई वाई। अब मैं पूरा तो नहीं लिख सकती यहाँ पर, टी वाई वाई, इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो आपके पास आते जाएंगे। तो 9 टाइम्स आपके पास डोमिनेंट आएगा, डोमिनेंट वाला आएगा, फिर 3 टाइम्स में एक टी बड़ा आएगा और एक रिसेसिव आ जाएगा, फिर इसमें टी स्मॉल आएगा और एक डोमिनेंट आ जाएगा, और लास्ट वाले में दोनों डोमिनेंट आ जाएंगे, दोनों रिसेसिव आ जाएंगे, पहले वाले में दोनों डोमिनेंट आएंगे। तो कितने में टी वाई कैपिटल आया है, वो 9 टाइम्स आएगा, फिर ये 3 और फिर 1। मेंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों लॉज करने हैं, लास्ट ईयर के पेपर में जो आया उसको छोड़ के बाकी दोनों बहुत अच्छे से करने हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या उसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये अच्छे से करना है आपने। एंडोक्राइन ग्लैंड में सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, इंसुलिन करो, ग्लूकागॉन करो, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो भी करो। आई का स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं कर सकती, मैंने आपको पूरा एक बार सीक्वेंस बता दिया। कंजक्टिवा से स्टार्ट करोगे, कॉर्निया आएगा, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर आएगा, एक्वस ह्यूमर के बाद हमारे पास उससे पहले आइरिस, या फिर आप उसके अंदर प्यूपिल ले लो, आइरिस या प्यूपिल हो गया, फिर लेंस हो गया, लेंस के साथ ही सिलरी मसल्स हैं या सस्पेंसिव लिगामेंट है जो उनको सस्पेंड करके रख रही हैं, देन विट्रियस चैम्बर आ गया, और विट्रियस चैम्बर के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट आपका येलो स्पॉट आ जाएगा, देन रेटिना और ब्लाइंड स्पॉट, फिर ऑप्टिक नर्व। बस ये सीक्वेंस आप कर लो, अच्छे से समझ लो। डायग्राम बुक में दिए हुए हैं, आप वो मत करो इतना ज़्यादा, और आपको ज़्यादा तो मैं दोबारा डाल भी दूंगी, और मैंने आपके साथ डायग्राम वाली वीडियो शेयर ही क्यों की है, फिर अगर डायग्राम भी मेरे को अभी ही ड्रॉ करना है तो डायग्राम वाली वीडियो से डायग्राम निकालो, उसमें देखो अच्छे से। 2 डायग्राम के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैंने अपनी वीडियो में कवर किए हैं, लॉन्ग विद उनके सबके फंक्शंस भी हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फंक्शंस भी दिए हैं। हाँ, K+ आयन कंसंट्रेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टोमेटा के ओपन और क्लोज करने के लिए इस थ्योरी को तो पढ़ना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आ जाएंगे तो अंदर फील हो जाएगा, तो स्टोमेटा स्वेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो बस आपने उतना सा उसके अंदर मेन वर्ड लिखना है कि कब क्लोज हो रहे हैं और कब ओपन हो रहे हैं, ये मेन चीज़ आ जाएगी इसके अंदर।
Kepler's ion concentration theory में according to this, the stomatal opening and closing depend on the generation of potassium ion gradient. Gradient means कितना difference है. Gradient का मतलब होता है कितना difference है level का potassium का अंदर और बाहर में. During daytime, chloroplast in the guard cell photosynthesize करेंगे chloroplast, which leads to the production of ATP energy produce होगी daytime में, क्योंकि photosynthesis हो रही है. This ATP is used to actively pump the potassium ion of the adjacent cell into the guard cell. ये हमारी की लाइन है, क्योंकि ATP एनर्जी मिली है, उन्होंने पंप करके पोटेशियम आयन को एडजेसेंट सेल से गार्ड सेल में दे दिया. अब गार्ड सेल के वहाँ कौन है? स्टोमेटा है. इंक्रीज्ड K+ आयन कंसेंट्रेशन इन द गार्ड सेल मेक्स देम हाइपरटोनिक. K+ ज़्यादा होने की वजह से गार्ड सेल के आसपास का सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा. सो मोर वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट सेल इज ड्रॉन इन एंड सेल्स बिकम मोर टर्जिड. क्योंकि हाइपरटोनिक हो गया तो अंदर आ जाएगा और ड्रॉन इन, और सेल जो है वो मोर टर्जिड हो जाएगा. टर्जिड होने का मतलब है दे मूव आउटवर्ड टू ओपन आउट स्टोमेटल पोर, ऐसे ओपन हो जाएंगे. और रात के समय बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, वो स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देगा. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी प्रमोट्स ट्रांसपिरेशन फ्रॉम ए ग्रीन प्लांट. तो ह्यूमिडिटी है वो ट्रांसपिरेशन को प्रमोट कर रहा है फ्रॉम ए ग्रीन प्लांट. तो अब आप बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है. ए स्टेटमेंट फॉल्स है. बी है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू कूल द बॉडी ऑफ द प्लांट. तो ट्रांसपिरेशन का तो सबसे मेन फंक्शन ही सिग्निफिकेंस ही क्या है? जब हम ट्रांसपिरेशन की सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं तो कूलिंग करती है, और इसके अलावा सक्शन पुल डेवलप करती है, हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द रेन है, यही सब सिग्निफिकेंस आती है ना. प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन का मेन फायदा यही है कि इट जनरेट्स कूलिंग इफेक्ट. तो यहाँ पर ये ठीक है, यानी कि ए स्टेटमेंट फॉल्स है और बी ट्रू है. इट मीन्स ये हमारा डी हो जाएगा. ए आर मतलब ए फॉल्स है और आर ट्रू है. नेक्स्ट में बताइए, बायोसिंथेटिक फेज इज द लाइट डिपेंडेंट फेज. बायोसिंथेटिक फेज इज द लाइट डिपेंडेंट फेज, ये फॉल्स है. नेक्स्ट इज ग्लूकोज इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस फेज. इसी फेज में लाइट डिपेंडेंट में ग्लूकोज बनता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. बिल्कुल ठीक है. तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है. इट मीन्स हमें करेक्ट किसको करना है? ए फॉल्स, सेकंड लास्ट ट्रू. तो मतलब ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा. तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते जाइए. फोटोलिसिस अकर्स इन ग्रेना ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट. फोटोलिसिस अकर्स इन ग्रेना, लाइट रिएक्शन ग्रेना में ही होती है, तो ट्रू हो गया. पाइल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स आर कॉल्ड ग्रेनम. ये क्या हो जाएगा? पाइल्स ऑफ थाइलाकॉइड आर कॉल्ड ग्रेनम, ये भी ट्रू है. तो बोथ आर ट्रू, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया. नेक्स्ट चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन. एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग. एब्सिसिक एसिड से फ्लावर्स आते हैं क्या? वो उसमें रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है, तो फॉल्स है. नेक्स्ट इज इट इज ए ग्रोथ इनहिबिटर. इनहिबिट कर रहा है उसको, पता है ना आपको, यही तो है जो सबको रोक रहा है. स्टिमुलेंट नहीं है, इनहिबिटर है, तो ये ट्रू है. तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है. तो इट मीन्स ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट इसमें एक और ले लो. जियोट्रोपिज्म मीन्स ग्रोइंग टूवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी. ट्रू है. नेक्स्ट इज ऑर्गन्स विच ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. ये भी ट्रू है. तो बोथ आर ट्रू मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. The movement of tentacles in Drosera towards the source of nutrition is hydrotropism. हाइड्रोट्रोपिज्म का एक डायग्राम भी बुक में दिया है जिसमें हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म दोनों दिखाया हुआ है. वो मेश में सीड्स लगे हुए हैं, प्लूमियल और रेडिकल. वो डायग्राम भी पेपर में एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो आ सकता है, तो उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट इज क्लिनोस्टैट इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपिरेशन क्लिनोस्टैट किसके लिए होता है? जियोट्रोपिज्म के लिए है ना, तो ट्रांसपिरेशन के लिए फॉल्स, तो गलत हो जाएगा. इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन? दोनों फॉल्स, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन द ह्यूमन हार्ट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो दिस इज ट्रू. Presence of valves in the heart allows the movement of blood in one direction only. This is also true, क्योंकि वॉल्व का प्रेजेंस ही यही बता रहा है कि बाइकस्पिड उसको नीचे लेके आ रहा है, मिट्रल वॉल्व नीचे लेके आ रहा है. तो इट मीन्स ये भी ट्रू है. तो बोथ आर ट्रू. इट मीन्स ऑप्शन नंबर
ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। स्फूर्ति बहुत सारे सही आंसर्स दे चुकी है, इवन बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं। मैम कल एग्जाम कैसा आएगा? इजी। बेटा ये खत्म कर दो टॉपिक, इस टॉपिक को ही खत्म कर दो, पेपर आ जाएगा। बहुत कुछ आवर्स रह गए हैं, पढ़ लो। इनफैक्ट उसके लिए पढ़ लो, पढ़ा होगा तो कोई चीज़ ईजी होगी। कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो पेपर में 40% रब करके आते हैं, बोल देते पेपर बहुत ईजी हो गया, पेपर ईजी आया था। ऐसा नहीं होता, सबके लिए एक जैसे स्टैंडर्ड नहीं होता। पेपर ईजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से बायो की पढ़ाई की है, आप देखना सेंटम लेकर आएंगे, पेपर इजी ही होगा। 2-3 क्वेश्चन अगर हार्ड होंगे तो उसके लिए हम पेपर को तो ब्लेम नहीं कर देंगे कि पेपर ही टफ हो गया है। इससे अच्छा पढ़ाई करो, निद्र पढ़ाई करो, फोकस ऑन स्टडीज रेदर देन दिस कि पेपर इजी। व्हेन विल योर पेपर बी इजी? पेपर सीम्स टू यू इजी व्हेन यू नो द आंसर्स, ओनली देन पेपर इज इजी। जिस स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ उसको पेपर क्या इजी लगेगा? हमने पढ़ाई की है ना, तो हमारे लिए इजी होगा। चलिए आगे। लिम्फोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ऑफ WBCs। लिम्फोसाइट सबसे बड़े होते हैं WBC में, लार्जेस्ट होते हैं? नहीं, स्मॉलेस्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अच्छा, लार्जेस्ट कौन होते हैं? मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट होते हैं WBC में, लेकिन यहाँ लिम्फोसाइट का, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट इज मोनोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी फॉल्स है। तो बोथ स्टेटमेंट इस केस में हमारी फॉल्स हो जाएंगी। सेकेंड इज करेक्ट, सो विल द मार्क्स बी रिवॉर्डेड। नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला है, नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया अगर आप एम गलत लिख दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। पहला पार्ट ही सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए फर्स्ट पार्ट। नहीं आता तो फर्स्ट पार्ट को छोड़ दो, बाकी के पार्ट अटेम्प्ट कर लो ताकि पूरे नंबर मिल जाएं, बाकी के नंबर मिल जाएं। If human urine is allowed to stand for some time, it smells strongly of ammonia. ये केमिस्ट्री में भी बताया था मैंने, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। The main constituent of human urine is ammonia. क्या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन में अमोनिया है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अमोनिया मेन नहीं है, यूरिया मेन है, अमोनिया है लेकिन बहुत कम परसेंटेज है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स आ जाएगा। किडनी इज कंपोज्ड ऑफ एन एनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ट्रू, बिल्कुल सिंपल है। सोडियम ऑक्जेलेट इज द सोर्स ऑफ किडनी स्टोन्स। अब ये फॉल्स है या ट्रू है? सोडियम ऑक्जेलेट किडनी स्टोन्स के लिए फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स है। सोडियम ऑक्जेलेट नहीं होता, कैल्शियम ऑक्जेलेट इज द सोर्स ऑफ किडनी स्टोन अगर लिखा होता तो ट्रू होता। तो अभी सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है। सिंपैथेटिक सिस्टम रिटार्ड्स द हार्ट बीट। ये क्वेश्चन सबने अच्छे से पढ़ लिया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमें फाइट और फ्लाइट एक्शन के लिए बढ़ाता है, मतलब हमें उसके लिए उत्तेजित करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक हमें कूल करता है। जैसे ये स्टिमुलेट करता है और वो कूल करता है, तो उसको बेस में करके बोलो। जब आपको गुस्सा आया होता है तो सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, और जब आप गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो, अपने आप को नॉर्मलाइज स्टेट में लाते हो, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपकी हेल्प कर रहा है। तो अब बताओ, सिंपैथेटिक सिस्टम रिटार्ड्स द हार्ट बीट, फॉल्स है या ट्रू है? रिटार्ड्स द हार्ट बीट, गुस्सा दिला रहे हो तो हार्ट बीट क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? तो फॉल्स है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंक्रीजेस पेरिस्टालिसिस। हाँ, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के टाइम पे हमारी पेरिस्टालिसिस इंक्रीज हो जाती है, तो ये ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। बस चैप्टर्स की थॉरो नॉलेज होगी तो आप इजीली क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर पाएंगे और आंसर्स भी दे पाएंगे। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस। मायोपिया, मायोपिया छोटा नाम, शॉर्ट साइटेडनेस, पास की नज़र ठीक है, दूर की नज़र खराब है। दूर की चीज़ को देखने के लिए कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस। तो मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस, बिल्कुल ठीक है। इसको याद कैसे करोगे? हाइप्रोपिया बड़ा नाम, हाइप्रोपिया मीन्स बड़ा नाम, यानी कि फार साइटेडनेस यानी कि दूर की नज़र। तो दूर की नज़र ठीक है, दूर की नज़र ठीक है, तो पास की नज़र के लिए पढ़ना है मुझे। तो पास की नज़र के लिए कॉन्वेक्स लेंस। तो बड़े लोगों को जो लगता है, जो हमारी एज में आके लगा, ये कॉन्वेक्स लेंस। हाइप्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स हो गया, मायोपिया के लिए कॉन्केव हो गया, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट इज इट इज कॉज्ड ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक। मायोपिया
का कॉज, दो कॉज है, दोनों करने हैं हमने, पेपर में आएगा एक क्रेडिट क्वेश्चन। शॉर्टनिंग नहीं होती, लेंथनिंग होती है, यहाँ शॉर्टनिंग लिखा है इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। बहुत सारे आंसर्स आप ठीक दे रहे हो। ह्यूमन ईयर और आई दोनों कर रहे हैं, इसमें ये नहीं कह सकते कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। इतना भी तो नहीं शॉर्ट करना चाहिए ना हमें चीज़ों को कि हम यही सोच लें कि कौन सा आ सकता है। दोनों इजी हैं, दोनों करो। अगर वो ईयर देगा तो ये फायदा हो सकता है कि शायद वो सिर्फ इनर ईयर या मिडल ईयर या बीच का दे देगा आउटर ईयर, मेरा आउटर ईयर तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, मतलब पार्ट दे सकते हैं। आई में मुझे नहीं लगता कि आई में वो कोई पार्ट दे सकते हैं अलग से ऐसा। तो आई का ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने जो कवर होता हुआ देखा वो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है, आप और उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए। और करेक्ट सीक्वेंस की मैंने कितनी अच्छे से वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप करेक्ट सीक्वेंस की आप वहां से भी सुन सकते हो। अगर अभी भी आपको डाउट है, मैंने अभी भी 2 बार तो इसी वीडियो में मैंने बोल दिया आपको। नेक्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज एक्सोफिथेलेमिक गॉइटर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स एक्टिवेट्स थायराइड टू सेक्रेट थायरॉक्सिन, तो ये भी फॉल्स है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Similar questions from this assertion reasoning can be covered. आप कोई और डाउट है तो आप उसका पूछ सकते हो। मैंने बोला बड़े लोगों को हाइप्रोपिया होता है, तो मैं बड़ी हूँ ना, ओल्डर हूँ, तो हाइप्रोपिया होगा। मुझे मायोपिया नहीं है, हाइप्रोपिया है। हाइप्रोपिया मीन्स मुझे पास की चीज को पढ़ने के लिए स्पेक्स लगाने हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा ना, इसीलिए हमारा कॉन्वेक्स होता है। जो आपकी एज में लगता है वो कॉनकेव होता है। वेन्यूल तो वेन का छोटा पार्ट हो गया। वेन्यूल जहां से जो वेन्स बनती हैं, तो वहां पर आप वेन्यूल, जैसे आर्टरी का आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल, और वेन्यूल के ज्वाइन होने से फिर वेन बनता है। तो वेन्यूल वर्ड तो आपका आ जाएगा वहां पे। न्यूक्लियोटाइड का तो स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए भी आ सकता है, तो प्लीज उसको प्रैक्टिस कर लो। उसके तीनों कॉम्पोनेंट्स, फॉस्फेट, शुगर और न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों अच्छे से बना लो। और उसमें भी एडी, ग्वानिन और इनका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये अच्छे से कर लो। नेक्स्ट इज डेमोग्राफी इज द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ट्रू है स्टेटमेंट। लिप्स लूप एंड कॉपर टी आर द 2 इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये भी ट्रू है, तो इस केस में ये ट्रू ही रहेगा। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस में लोकेशन से भी एक बार शेयर कर देती हूँ, या नेम दीज करते हैं। चलो थोड़ा सा नेम दीज देखें आपको कितने आते हैं, क्योंकि बायो का तो सारा पेपर डेफिनेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा, 1 वर्ड का आंसर होना है, या एक फ्रेज होगी या एक सेंटेंस होगा, इससे बड़ा पेपर तो होना ही नहीं है। तो अब 1 वर्ड पे थोड़ा सा देखते हैं कि कितने अच्छे आंसर्स देते हो, कितना आपने मेरी वीडियो देखी हो, उसी में से सुनते हैं। एक्सटेंशंस फ्रॉम द एम्ब्रायो, जिसमें विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंशन जो एम्ब्रायो के साथ है। देखें किसका फर्स्ट आंसर ठीक आता है। हाँ, प्लेसेंटा सही नाम नहीं है, प्लेसेंटा उसको मिलने के बाद बन रहा है, पहले उसके जब हमने बोला एम्ब्रायो के साथ है, दिस इज एलोन्टोसिस, ALLONTOIS, एलोन्टोसिस एम्ब्रायो के साथ है। जब मदर की विलाई के साथ, जहां मिंगल तो बिल्कुल होता ही नहीं है, लेकिन फिर हम उसके लिए प्लेसेंटा वर्ड यूज करेंगे, बट इट इज ए वेरी गुड ट्राई। हाँ, करेक्ट आंसर लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है। Next is muscles in the human eye which are concerned with the focusing of objects at different distances. Focusing different distances. Mutation, sudden change जो सेल में आता है उसको कहते हैं। हाँ, सिलियरी मसल्स बिल्कुल ठीक है। म्यूटेशन के आपको डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, या उनसे होने वाली डिजीजेस, तो सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा, या फिर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी का आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। A very simple question, structural and functional unit of kidney. हाँ, नेफ्रॉन, वेरी गुड। अब नेफ्रॉन बढ़ाया तो नेफ्रॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो जिन 2 में से एक जरूर आएगा, 2 क्वेश्चन बता रही हूँ। नेफ्रॉन में, किडनी के स्ट्रक्चर में अगर हम डॉटेड अपीयरेंस कह रहे हैं कि डॉटेड कॉर्टेक्स क्यों है, तो बाय व्हाट दिस डॉटेड अपीयरेंस कम इन कॉर्टेक्स, कहाँ से आई है? तो डॉटेड अपीयरेंस में हमने क्या आंसर लिखना है? मेल्फिगियन कैप्सूल, PCT, और अगर है तो हम DCT भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलके डॉटेड अपीयरेंस देती हैं किडनी में कॉर्टेक्स को। और मेडुला के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्राइप्ड अपीयरेंस क्यों है, तो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस क्यों है, कौन बताएगा? हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा है तनिष ने, बिकॉज ऑफ मेल्फिगियन बॉडी, बिल्कुल ठीक है। और अगर स्ट्राइप्ड अपीयरेंस बोला जाएगा कि मेडुला में स्ट्राइप्ड अपीयरेंस क्यों है, तो वो नीचे का पोर्शन जो आएगा, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट,
तो लूप ऑफ हैंडले और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो लंबा लंबा है, इसलिए स्ट्राइप्ड अपीयरेंस आएगा मेडुला में और डॉटेड अपीयरेंस आएगा कॉर्टेक्स में। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, बहुत अच्छे से कर लेना। हाँ, अनुकल्प श्रीवास्तव ने भी ठीक लिखा है। लूप ऑफ हैंडले के अलावा हम कलेक्टिंग डक्ट भी लिखेंगे इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बताइए, हैंडलेस लूप का नाम लिखना है आपने, कलेक्टिंग डक्ट के दोनों को मिलाकर लिखना है। रंजन ने बिल्कुल ठीक लिखा है, दोनों हमने मिलाकर लिखना है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स फॉर टच प्रेशर ऑफ स्किन ड्यू टू मैकेनिकल चेंज। रिसेप्टर्स, मैकेनिकल चेंज, तो मैकेनो रिसेप्टर्स, hormone that stimulates the sympathetic nervous system। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? एड्रीनेलिन या नॉर, वेरी गुड। अरे आंसर तो आ ही चुका है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेवरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। सेवरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च, very good, polymerization। Twins formed from the division of a single zygote, identical। रंजय का फर्स्ट आंसर है आइडेंटिकल ट्विंस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्रेटर्नल ट्विंस में तो हमारे पास 2 एग हैं, 2 स्पर्म है, तो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। और 75% फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस नहीं होती है। आइडेंटिकल ट्विंस सिर्फ 25% होते हैं, जो इनिशियल स्टेज में एक ही सेल था, लेकिन इनिशियल स्टेज में स्प्लिट होने की वजह से, क्योंकि वो एक ही एग से बने हैं, एक ही फर्टिलाइजेशन के बाद बने हैं, तो इसीलिए उनमें बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं, इसीलिए उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ फाइबर्स ऑफ बंडल ऑफ HIS। कलर पेंसिल्स की, वेरी गुड पुरकिंजे, बिल्कुल ठीक लिखा है। सबसे पहला सही आंसर अवनीश ने दिया है, वेरी गुड, बाकी सबने भी लिख दिया, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर्स इज द करेक्ट आंसर हेयर। एंजाइम सेक्रेटेड बाय एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। एंजाइम सेक्रेटेड, स्पेलिंग के साथ सही देना। एंजाइम, स्पर्म कौन सा एंजाइम सेक्रीट करता है जिसकी वजह से वो केमिकल देता है, और मतलब ये केमिकल है, और जिसकी वजह से वो ओवम की वॉल को अंदर चला जाता है, एंट्री ले लेता है। अरे वाह, इतने सबको आते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मिधांश ने भी लिखा है। चलिए नेक्स्ट फिर, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द इनर ईयर, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ, वेरी गुड। द ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आ रहा है? राइट एट्रियम आपको पता है ना, राइट उधर है, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन लेकर आएगी, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, वो तो ऑक्सीडेटेड ला रही है, तो इधर कौन लेके आएगा? वेना कावा। हाँ, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दोनों लेके आ सकते हैं। द इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच एडुकेट्स पीपल इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन, समृद्ध भट्ट का बिल्कुल ठीक है, बाकी सबने भी, अरे तो आ ही गया आप लोगों को ये तो। फिर अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज एंड डिराइव्ड वन फ्रॉम ईच पेरेंट, ये तो आपको डेफिनेशन में भी पक्का आ सकता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिल्कुल ठीक है। तो इट मीन्स आपको अब आ गए हैं, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन। द वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है तो वेन है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। अब बोल दो पल्मोनरी, अब पल्मोनरी वेन करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक अब आपके आंसर सब सही आ रहे हैं, तो हम आज की वीडियो ख़त्म कर सकते हैं। कोई मेजर डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आप इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप वहाँ से कर लीजिए। नेम दिस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। अब क्या क्वेश्चन लिख रहे हो? जीन ऑफ रेड हेयर इज रिसेसिव टू जीन फॉर ब्लैक हेयर, व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ ए पर्सन इफ ही इनहेरिट्स अ जीन फ्रॉम रेड हेयर फ्रॉम हिज मदर एंड ए जीन फॉर ब्लैक हेयर फ्रॉम हिज फादर। तो देखना पड़ेगा ना, क्रिस क्रॉस करके देखो, अगर रिसेसिव ही है तो फिर तो रह जाएगा ना नीचे ही, डोमिनेंट वाला आगे जाएगा।
अब डोमिनेंट का आपको बनाना पड़ेगा, उसके अंदर क्रिस क्रॉस करके देखो, जैसे अभी मैंने ये पनेट स्क्वायर बनाया है, उसको करके आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। और आप सिर्फ ये बोल रहे हो हेयर कलर ऑफ ए पर्सन, अब वो पर्सन मेल है फीमेल है ये तो मेंशन करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट नहीं है, आपको नहीं लग रहा? बेटा कंटिन्यू करूंगी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन करने के लिए। हाँ जी, एट्रियल सिस्टोल हमने लबदब के साथ ये करना ही करना ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट्रियल सिस्टोल का। चलो मैं एक बार डायग्राम के साथ आपको बुक से ही थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर लेती हूँ। आपकी बुक में ये दो डायग्राम्स बने हुए हैं एट्रियल सिस्टोल का, ये वाला हमारे पास आ जाएगा, हम एट्रिया का सिस्टोल यानी कि प्रेस हो रहा है। तो जब कंप्रेस हो रहा है तो आप इसको कैसे पता लगाएंगे? एट्रियल सिस्टोल में हमारी मसल्स एट्रिया की यानी ऊपर वाले चैम्बर की कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वेना कावा और पल्मोनरी वेन जो है वो नीचे वाले क्लोज हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है इसमें नीचे वाले तो चैम्बर देखो दो आ गए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व आ गया, और नीचे वाले दोनों वॉल्व आपको पता है सेमील्यूनर वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व हो जाएगा। तो ये दो तरह के वॉल्व आ गए, दो एक बीच में आ गए एक नीचे आ गए। जब नीचे वाला बंद होगा तो क्या आवाज आएगी और जब ऊपर वाला बंद आएगा तो क्या आवाज आएगी, इस रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आता है। लेकिन अभी आपने मेरे को एट्रियल सिस्टोल कहा है, तो अभी एट्रियल मसल मतलब ऊपर वाले चैम्बर की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, वेना कावा और पल्मोनरी वेन अभी क्लोज हो गए हैं, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से क्रॉस होके ब्लड एंटर मतलब एट्रिया से क्रॉस होके वेंट्रिकल्स में जा रहा है, नीचे वाले चैम्बर में ब्लड एंटर हो रहा है। तो ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुल गए हैं, उनको क्रॉस करके तो ब्लड ऊपर से ये इनको क्रॉस करेगा तभी तो ऊपर से नीचे आएगा। जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब सेमील्यूनर वॉल्व एट द रूट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा वो क्लोज हो गए हैं। तो ये वाले बंद हो गए हैं क्योंकि ये खुले हुए हैं, ये वाले बंद है। जब ये बंद होंगे ये खुले होंगे तो हमें डब की आवाज आएगी, DUP डब की आवाज आएगी। इनके बंद होने से वो हमारा ये वाला एट्रियल सिस्टोल होगा। और जब इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ये वाले चैम्बर बंद हो जाएंगे तो हमारे पास लब की आवाज आएगी, और जो नीचे वाले हैं वो खुल जाएंगे तो ब्लड हमारा लंग्स के पास और आयोटा के पास चला जाएगा। वेंट्रिकुलर मसल वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जर्क के साथ बंद हुए हैं, उनके बंद होने की आवाज लब होती है। ऊपर वाले वॉल्व बंद होते हैं तो LUBB लब की आवाज आती है, नीचे वाले वॉल्व बंद होते हैं तो DUP डब की आवाज आती है। 4 वॉल्व हैं, इन्हीं में से आवाज आनी है। ब्लड पासेज इनटू ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि अब नीचे वाले ये तो खुले हुए हैं तो यहाँ से आर्टा में चला जाएगा और यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी इसको डीऑक्सीनेट ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगी। मैंने दोनों नहीं बनाए हैं, एक ही बताया है। एट्रिया ड्रॉ इन ब्लड थ्रू द ओपनिंग ऑफ वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन, वहां से आगे चला जाएगा। और कॉर्डी टेंडिने जो है वो वॉल्व अपनी पोजीशन पे रहेगा ताकि उसको वापस वो खुलने नहीं देगा। नर्वस सिस्टम से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नर्वस सिस्टम इतना छोटा टॉपिक है, मेन इसमें हमारे पास ब्रेन में क्या क्या पार्ट आ जाएंगे, CNS PNS तो पता ही आपको। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे मेनिंजेस आ जाएगा, मेनिंजेस आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है कवरिंग ऑफ द ब्रेन, पता ही आपको। ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड और पिया मैटर आ गया, उनके बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ गया। अब इनके फंक्शंस देख लो। मेनिंजेस का फंक्शन क्या है? टफ लेयर है, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ब्लड वेसल्स इसी में है, नरिशेस द ब्रेन को नरिशमेंट देते हैं। ड्यूरा मैटर इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। देखा जाए तो मेम्ब्रेन्स का तीनों का यही है। बस अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो वो हमारा पिया मैटर तक जा रहा है, ब्लड वेसल्स और नरिशेस द ब्रेन वो पूरा कर रहा है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात करेंगे तो वो उसका फंक्शन है सर्व्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर, मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर इन एंड अराउंड द ब्रेन। जब हम हाइट पे जाते हैं तो आपका सर दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां प्रेशर इक्वलाइज नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर उतना ही रहता है, इसीलिए सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसको कांस्टेंट मतलब प्रेशर को इक्वलाइज करने की कोशिश करता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन नर्वस टिश्यू एंड ब्लड में एक्सचेंज करवाने की कोशिश कर रहा है। सेरिब्रम का फंक्शन बोलेंगे तो सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, इमोशन, परसेप्शन ऑफ स्टिमुली फॉर विजन, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, जितने भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज आप पढ़ोगे वो सारी सेरिब्रम के साथ हैं। इसके अलावा कॉर्पस कैलोसम, जब कॉर्पस कैलोसम वर्ड आएगा तो वो हमारे दो सेरिब्रम हेमिस्फीयर्स को जोड़ता है। शीट ऑफ फाइबर प्रेजेंट बिटवीन 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स वो कॉर्पस कैलोसम है। फंक्शन क्या है? ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द राइट सेरिब्रल से आगे भेज रहा है, दोनों में मतलब एक्सचेंज करवा रहा है।
ये इसके मेन काम आ जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर हम पोन्स की बात करेंगे तो वो हमारे सेरिबेलम के 2 पार्ट्स को आपस में एक करने की कोशिश कर रहा है। तो मेन आपको यही चीज़ें देखनी है इसके अंदर। ईयर के आ गए, आई के आ गए, ये सारे हमारे पास आ जाएंगे। हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन में डिफरेंस आपको आना चाहिए। हेपेटिक पोर्टल वेन, जब हम पोर्टल वर्ड बोल रहे हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से लेकर जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन वो लीवर में छोड़ रही है। लीवर से आगे लेके जाएगी वो हेपेटिक वेन होगी, और वो हेपेटिक वेन फिर उसको वेना कावा में दे देगी। बाकी बॉडी में हमारी सारी चीज़ें डायरेक्टली वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर सकती हैं, लेकिन इस केस में हेपेटिक वर्ड इसीलिए हुआ है क्योंकि वो स्टार्ट विद कैपिलरीज और एंड विद कैपिलरीज है, इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ वही लेके जा रहा है। तो ग्लूकोज का कंटेंट, जो भी हमने खाना खाया है, शुगर का कंटेंट, सब हेपेटिक पोर्टल वेन में ज़्यादा होता है। और हेपेटिक वेन जो सिर्फ लीवर, और लीवर रोक लेगा, जो चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं वो लीवर स्टोर कर लेगा, फिर उसके पास लीवर के बाद जो निकलेगा वो हेपेटिक वेन लेके जाएगी, और उसमें यूरिया का कंटेंट ज़्यादा होगा। वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में भी ये टॉपिक डिस्कस किया है, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, देन गुड बाय फॉर नाउ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लास्ट पेपर। तो इस साल का साथ हमारा यहीं तक है। कल बायो के आंसर के लिए अगर टाइम होगा तो मिल लेंगे, otherwise best of luck from my side for your bio paper, science last paper, then other Hindi paper also. Thank you for watching till the end.